रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे, दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे थे और दक्षिण अमेरिका से जुड़े उसकी भौतिक रचना के बारे में हमने परिचय तो कर ही पढ़ चुका हूँ। यानी आपका इससे पहले एक क्लास दक्षिण अमेरिका का हो चुका है। आज इस दक्षिण अमेरिका का दूसरा होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका बनाने से आप थोड़ा सा चाहिए जरूर, लेकिन फिर भी हम छोटी सी आकृति बनाने का प्रयास करेंगे कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। देखिए, ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज आप समझ में आ गया होगा तो ध्यान से देखिए। ये आपका 0 डिग्री था। ये 0 डिग्री का 2 सी लिए थे हम लोग। और इसको आप लोग देखे होंगे। हम थोड़ा सा इसको मिला दे। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये आपका उत्तर अमेरिका और ये आपका दक्षिण अमेरिका है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हम लोग अलग अलग खंड में बांट के पढ़ेंगे। आपको बता दें पहले कि इसके ऊपर में आपको पहले से पता है, ये कनाडा है, ऊपर में कनाडा है और बीच में इसका यूएसए वाला पार्ट है और इधर मैक्सिको का पार्ट है। कनाडा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश, विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश यही कनाडा है। फिर यूएसए, मैक्सिको, फ्लोरिडा था। और यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए वहां का परिवहन का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर अमेरिका यानी अमेरिका के पूर्वी भाग से किसी वस्तु का परिवहन करना चाहे इक्वाडोर में, तो उसे इस तरह से घूम के आना होगा। अब देखिए, जो व्यक्ति इतना घूम के आएगा, इसके लिए धन की बर्बादी तो होगी। अगर धन की बर्बादी होगी तो वो लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। तो अमेरिका वालों ने, यानी नॉर्थ अमेरिका के व्यक्तियों ने ये सोचा कि क्यों ना, अगर हम मुझे इक्वाडोर के साथ व्यापार करना है तो यहाँ पे कुछ किया जाए। तो उसने यहां से पनामा के पास एक नहर बनवा लिया। और पनामा के पास जब नहर बना लिया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दूरी कितनी कम हो जाएगी। अगर यहां से किसी को किसी गुड्स का, किसी वस्तु का ट्रांसपोर्ट करना हो, परिवहन करना हो यहाँ पे, तो आसानी से आ जा सकता है। यानी अब ये ट्रांसपोर्ट करना काफी सहज हो गया। तो ये आपका पनामा नहर है, ये कृत्रिम नहर है, पनामा नहर। पनामा नहर कहने का मतलब ये पनामा में ही है, पनामा में है। तो पनामा नहर पनामा में है। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इस देश की अर्थव्यवस्था इसी नहर से चलती है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों को ट्रेंड किया जाता है यहां से जहाजों को पास करवाने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है पनामा नहर। अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, बताइए। अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? तो आप निसंदेह कह सकते हैं वो नहर पनामा है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। फिर वही एक चीज आपसे और पूछ ले कि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से कौन जोड़ता है? तो पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि के द्वारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये भी तो एक प्रश्न बन जाता है। इसी अटलांटिक महासागर को, इसी अटलांटिक ओशियन को डार्क ओशन कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं।
अटलांटिक महासागर का ही दूसरा नाम है अंध महासागर। अब आपको लगता होगा कि ये अंध महासागर क्या है, अंध महासागर क्यों कहे। हम आपको बता दें कि अंध महासागर कहने के पीछे जब भौगोलिक खोज शुरू हुई थी उस समय यूरोप से जितने भी नौवहन निकले इसी महासागर में विलुप्त हो गया। औपनिवेशिक के चरण में जब खोजें चल रही थी, भौगोलिक खोज चल रही थी, वहां पे कई ऐसे नौवहन जो यूरोप से निकली थी और इसी महासागर में रह गई, यानी जो व्यक्ति निकले वो कहीं ना कहीं या तो मर गए या अभी तक उसका पता नहीं चला। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस महासागर के बारे में किसी को कोई ज्ञान ही नहीं हो, तो स्वाभाविक है उसी दिन से इसका नाम अंध महासागर पड़ गया। तो अंध महासागर कहने के पीछे भी एक राज था। मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को बता पाया। चलिए अब आगे आते हैं। ये बताए थे आपका ये 0 डिग्री था, फिर ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और फिर ये आपका था 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा था। हम आपको बता दिए थे कि ये 3 देशों से पास करती है और ये भी 4 देशों से पास करती है। हम एक एक करके सारे को पढ़ लिए थे। आज मेरा विचार मुख्यतः रहेगा दक्षिण अमेरिका के धरातलीय बनावट की। धरातलीय बनावट से पहले थोड़ा सा आपको चीज और बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है ये दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है, यानी इसे कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं। टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो। और इसी टेरा डेल फ्यूगो के जो दक्षिणतम बिंदु हैं, इसे कहा जाता है केप हॉर्न। इसका नाम है, दक्षिण अमेरिका के जो दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम है केप हॉर्न। कहा जाता है कि मानव की सबसे दक्षिणतम मानव बस्ती जो है, मतलब पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम मानव बस्ती इसी केप हॉर्न के पास, इसी टेरा डेल फ्यूगो में है। आपको ये देखे होंगे, थोड़ा सा कटा हुआ भाग भी दिख रहा होगा। ये जो कटा हुआ भाग है इसे कहते हैं मैगलन स्ट्रेट, मैगलन की जल संधि। यानी ये मैगलन जल संधि भी अटलांटिक महासागर को दक्षिण महासागर से जोड़ती होगी। तो ये आपका मैगलन जल संधि जो टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूभाग को अलग करती है। तो याद हो गया होगा मैगलन जल संधि, टेरा डेल फ्यूगो समझ गए होंगे आप। धरातलीय बनावट को पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहले हम इसका पश्चिमी तटीय पढ़ ले, पश्चिम तट के बाद पश्चिम पर्वतीय प्रदेश पढ़ ले, फिर मध्य का मैदान पढ़े और पूर्वी उच्चभूमि, 4 भागों में दक्षिण अमेरिका को बांट के पढ़ेंगे। आपका पहला भाग होगा पश्चिम तटीय पट्टी, फिर पश्चिम पर्वतीय चोटी, फिर आपका अगला भाग होगा मध्यवर्ती मैदान, तो उसका नेक्स्ट भाग होगा पूर्वी उच्चभूमि। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि पनामा नहर जो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, या पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को भी जोड़ने का काम करती है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पश्चिम का तटीय या पश्चिम का तटीय भूमि क्या होता है और पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है। हम थोड़ा एक एक करके सबको समझ ले तो मेरे ख्याल से आपको समझना आसान हो जाएगा। देख लीजिए इन चीजों को। देख लीजिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। इस दक्षिण अमेरिका के
आप इस भाग को देखते होंगे, ये आपका पश्चिम पर्वत श्रेणी है। देख लीजिए, पश्चिम पर्वतीय श्रेणी के पश्चिम में पश्चिम तटीय क्षेत्र हैं, जहां पे आमतौर पे कृषि के कार्य संपन्न होते हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था की एक पृष्ठभूमि भी है। तो हम बात करेंगे आज इस पश्चिम पर्वतीय प्रदेश की। इस पश्चिम पर्वतीय प्रदेश में कुछ इसकी मुख्य चोटी भी है। इस जो पश्चिम में पर्वतीय श्रेणी है, इसे हम लोग एंडीज का नाम देते हैं। इसे हम लोग एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला में इसकी कुछ चोटी भी है। ये 4 चोटी आपको याद रखना है, और ये 4 चोटी अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एंडीज जो है सेकेंड हाईएस्ट आउटसाइड हिमालय, हिमालय से बाहर दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सेकेंड हाईएस्ट यानी हिमालय से बाहर दूसरी सबसे बड़ी या ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है, और कहा जाता है विश्व के सबसे लंबी भी है। आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो 1 2 3 इसका नामकरण हम कर दे, ये 1 2 3 और 4, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। तो चलिए, ये जो पहला वाला है इसे माउंट एकांकगुआ कहते हैं। ये जो पहला है इसे माउंट एकांकगुआ कहते हैं। इसे कहते हैं माउंट एकांकगुआ, एंडीज में ही है। एंडीज के सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकगुआ। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, यानी अप्रोक्स 6900 मीटर के आसपास है। माउंट एकांकगुआ एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है, आपको याद होना चाहिए ये चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी है वो है आपका ओजस डेल सलाडो। इसे हम लोग कहते हैं ओजस डेल सलाडो, ये दूसरी है। और ओजस डेल सलाडो के बारे में एक बात याद रखिए, ये विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो जो 2 ऊंची चोटी जो है, ये यहीं पे विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे है, ओजस डेल सलाडो। माउंट एकांकगुआ सबसे ऊंची चोटी, क्लियर है। तीसरा आप याद रखेंगे माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बारोजू। इसे कोटोपैक्सी कहते हैं, कोटोपैक्सी। इसे कहते हैं चिम्बरोजू, यानी दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में 4 पर्वत चोटियां हैं जो एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। पहला आपका माउंट एकांकगुआ जो अर्जेंटीना में है और एंडीज की सर्वोच्च चोटी भी मानी जाती है। दूसरा ओजस डेल सलाडो जो विश्व की सर्वोच्च ज्वालामुखी, यही ओजस डेल सलाडो में है। तीसरा आपको माउंट कोटोपैक्सी, यहाँ भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और चौथा चिम्बरोजो जो इक्वाडोर, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं इक्वाडोर में है, और ये बोलिविया और पेरू के साथ पठार मतलब बॉर्डर वाले एरिया पे है ओजस डेल सलाडो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश हम आपको बता दिए, ये भूमि कृषि के लिए है। उसके जस्ट बाद जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसकी कुछ कुछ चोटियां हैं। तो ये तो उच्च भूमि की भाग हुई। क्या इसमें पठार भी तो होंगे? पर्वत है तो पठार तो होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे 4 पर्वत और 4 पर्वत श्रृंखलाएं पड़े हैं, 4 पर्वत चोटियां पड़े हैं, तो 4 पठार भी पढ़ेंगे। वो 4 पठार कौन सा है, हम एक एक करके हम उसकी चर्चा करते हैं। हम अलग से इसका एक डायग्राम यही रहने देते हैं, नहीं एक अलग डायग्राम बना के आपको हम इस चीज को
बता देते हैं, ध्यान दीजिए। देख लीजिए, यहीं पे 4 पठार हम लोग पढ़ लेंगे और एक एक पठार का नाम अलग अलग से ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 4 पठार हैं जो दक्षिण अमेरिका के हैं। अब ये 4 पठार का नाम भी तो होगा। इसे कहते हैं गिनिया का पठार। गिनिया का पठार या ज्ञाना का पठार इसे लिखते हैं। इसे कहते हैं ज्ञाना पठार। इसे कहते हैं ब्राजील उच्च भूमि। इसे कहते हैं ब्राजील उच्च भूमि। और आपका ये पश्चिम का जो है इसे बोलिविया का पठार कहते हैं। और बोलिविया के पठार पे ही एक झील है, टिटिकाका झील। अभी पढ़ेंगे, इसके चर्चा करेंगे हम। ये बोलिविया का पठार है। और ये आपका पेटागोनिया का पठार है। पेटागोनिया का पठार। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये 4 पठार है। और ये ब्राजील भूमि में 2 तरह के पठार हैं, जैसे कि माटो ग्रासो और बोर्बोरेमा। 2 चीज याद रखिएगा। माटो ग्रासो, ऊपर वाले भाग को कहते हैं माटो ग्रासो, माटो ग्रासो। और जो नीचे का भाग है इसे कहते हैं बोर्बोरेमा, बोर्बोरेमा। ये है आपका ब्राजील भूमि में 2 मुख्य पठार हैं। उस 2 मुख्य पठार में आपका माटो ग्रासो और बोर्बोरेमा, ये 2 है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये इसके पठार हैं। और जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, इसके मैदानी भाग होंगे। तो मैदान जब पढ़ेंगे तो मैदानी भाग में कुछ वन पढ़ेंगे, कुछ घास के मैदान पढ़ेंगे और वहीं पे कुछ मरुस्थल पढ़ के हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया होगा। हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा इसके जलमंडल की। और याद रखिएगा, ये बोलिविया का जो पठार है, ये एक चीज और याद रख लीजिए, जो बोलिविया का पठार है, ये बोलिविया का पठार सबसे ऊंची पठार है। बोलिविया का पठार सबसे ऊंची है। बोलिविया का पठार सबसे ऊंची पठार है, वो भी दक्षिण अमेरिका का। बोलिविया का पठार सबसे ऊंची पठार है दक्षिण अमेरिका का। क्या हम आपको समझा पाए? मुझे आशा है कि हम आपको समझा पाए इस चीजों को। तो चलिए थोड़ा सा जलमंडल की चर्चा कर ले। आप लोग बार बार एटलस को देखते रहेंगे, क्योंकि ये चीज आप कतई रट के तो नहीं कर सकते हैं। बार बार आप जब एटलस को देखेंगे, मेरा अपना मानना है कि आप इस चीज को आसानी से समझ रहे होंगे। जब आप एटलस को नहीं देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई चीज ऐसा होगा जो हम आपको याद तो करवा नहीं पाएंगे, वो आपके अंदर से निकल ही जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका जलमंडल। जलमंडल में हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो आपका नदी और दूसरा आपका झील। जलमंडल में हम 2 चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो नदी और दूसरा झील। तो चलिए पहले हम झील से स्टार्ट करेंगे। तो नदी में जाने में अच्छा लगता है, झील छोटा सा खंड पढ़ेंगे तो बड़ा खंड पढ़ने में और आसानी महसूस होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झील की। झील में हम लोग मुख्यतः 2 झील की चर्चा करेंगे। झील में हम लोग 2 झील की चर्चा करेंगे। वो पहला झील आपका, आप ध्यान रखेंगे, वो जो पहला झील है आपका टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील, ये टिटिकाका झील
जो बोलिविया का पठार था उसी पठार पे टिटिकाका झील है। कहा जाता है जो इनका सभ्यता, एक सभ्यता था इनका, जो इसी बोलिविया के पठार से यानी इसी झील के आसपास से विकसित हुआ था। इनका सभ्यता, इनका सभ्यता यानी इनका सभ्यता का विकास इसी टिटिकाका झील से हुआ था। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इनका सभ्यता। और इसके बारे में एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही रोचक और समझने योग्य चीज है, जो नौवाहन के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण झील है। मतलब ये झील नौवाहन के लिए प्रचलित है, यानी इसके एक तट से दूसरे तट तक किसी वस्तु का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी परिवहन के लिए नौवाहन का उपयोग यहाँ बहुत ज्यादा तौर पे होते हैं, क्योंकि उच्च भूमि है और यहाँ पे सड़क बनाना काफी एक्सपेंसिव होता होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, नौवहन थोड़ा सा सस्ता तो परिवहन होता ही है। तो ये लोग टिटिकाका झील में नौवहन का संचालन खूब ज्यादा करते हैं। अगली बात है आपका, ये सेकंड लार्जेस्ट झील भी है, इसे हम सेकंड लार्जेस्ट झील भी यहाँ के कहते हैं। तो ये भी एक याद रहेगा, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट झील है इसका। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि इसी टिटिकाका झील के आसपास, इसी टिटिकाका झील के आसपास आलू की खेती की गई थी। तो माना जाता है कि टिटिकाका झील के आसपास से ही आलू का विकास हुआ, यानी आज जो आलू आप खा रहे हैं उसका विकास कहीं न कहीं इसी झील की उत्पत्ति है, इसी झील की देन है। क्योंकि इनका सभ्यता का जो विकास हुआ था, एक सभ्यता है इनका सभ्यता, इसे ऐसे लिख सकते हैं इनका सभ्यता, इनका सिविलाइजेशन यहीं से हुआ था। तो आप ये भी एक याद रखेंगे। एक खंड और है, आपको चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक चीज और है इसका कि ये इनका सभ्यता का विकास ये हुआ, बोलिविया के पठार पे अवस्थित है। इनका सभ्यता का विकास हुआ, सेकंड लार्जेस्ट झील भी है। इतना इसके बारे में जानना पर्याप्त है। और ये दक्षिण अमेरिका में है, यानी बोलिविया और पेरू की सीमा, बोलिविया और पेरू की सीमा पे है। इसे याद रखिएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, ये टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पे है, ये भी तो है इसका महत्वपूर्ण चीज। तो इनका सभ्यता का विकास इसी झील से हुआ, सेकंड लार्जेस्ट झील भी है और बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे ये झील है। एक झील है नंबर 2, मेराइकाबू, मेराइकाइबो झील, बस याद रखिएगा ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला, जिसका राजधानी भी आप याद रखेंगे। वेनेजुएला का कई बार कैपिटल पूछ लेता है और वो है कराकस। कराकस इसका कैपिटल है, वेनेजुएला का कैपिटल कराकस। तो वेनेजुएला में एक झील है मेराकाइबो झील, और ये मेराकाइबो झील जो है तेल क्षेत्र है। यहां पे विश्व का सबसे अधिकतम प्राकृतिक तेल का भंडार है। यानी आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था यहाँ के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी पर ही आश्रित है, पूरी अर्थव्यवस्था। यानी ये देश जो वेनेजुएला कह रहे हैं, यहाँ पे इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि तेल कहाँ कहाँ ज्यादा मिलेंगे, कहाँ कोयला मिलेंगे। जब कुछ कंसेप्ट सिद्धांत पे आएंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे आपके लिए। आप इस बात को याद रखेंगे। वेनेजुएला में ये मेराकाइबो झील है और तेल का भंडार इसी झील के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। अब आपके अंदर से आएगा, सर इसके आसपास ही क्यों? इसका भी एक रहस्य है कि जब भी जहां प्लेट्यू का क्षेत्र होगा, सिल्ट जहां जहां होगा, वहां सामान्यतः ऑयल क्षेत्र जरूर मिलेंगे। प्रोड्यूसिंग करने में अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन अगर क्षमता की बात करें, ये जगह जो है अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से आज जलमंडल भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। आज मेरा अगला
भाग होगा आगे की राह। जलमंडल को हम यही अंत करते हैं और अगला बात होगा मेरा आगे की राह। और आगे की राह जब आप पढ़ेंगे तो एक एक करके हम आगे की राह की बातें करते हैं। चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की राह में बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत यानी लीवर। तो आपको ये भी तो समझ में आ गया होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और जो दूसरी सबसे बड़ी है उसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय कहते हैं। अब अग्नाशय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी है, वो याद रख लीजिए। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, 3 तरह के एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 तरह के एंजाइम इसी अग्नाशय की दीवार से, इसी अग्नाशय से स्रावित होते हैं, जो शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, अग्नाशय की दीवार से 3 तरह के एंजाइम अग्नाशय सेक्रेट करता है, वो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज याद रहेंगे। एक चीज और याद रखेंगे इसके बारे में, इसी अग्नाशय से एक हार्मोन इंसुलिन का स्राव होता है। अब इंसुलिन क्या होता है? हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसका कंट्रोल इसी के लैंगरहैंस की दीपिका से जो बीटा सेल होता है, यानी अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका में एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन का स्राव करता है। अग्नाशय ग्रंथि सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि है, इसे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इसी ग्लैंड के लैंगरहैंस की दीपिका से, यानी अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से बीटा सेल इंसुलिन का स्राव करती है और ये इंसुलिन का काम होता है जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है हमारे शरीर में, उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम इस इंसुलिन हार्मोन का होता है। कई बार ये भी होता है, अगर ये इसका स्राव नॉर्मल है तो व्यक्ति नॉर्मल है, लेकिन अगर इसका स्राव बढ़ जाए, इसका स्राव घट जाए, जब इंसुलिन का स्राव घट जाए तो स्वाभाविक सी बात है ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनते हैं इस पे नियंत्रण इसका कम हो जाएगा। जब इसके ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया का नियंत्रण अगर कमजोर हो जाए तो स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति डायबिटीज से जूझ रहे होंगे जिसे इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, यानी जिसके बॉडी में इंसुलिन बहुत कम मात्रा में स्रावित हो, ऐसे व्यक्ति ग्लाइकोजन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ग्लूकोज पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम निसंदेह कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित हैं। कई बार ये भी तो होता है कि इस इंसुलिन का स्राव बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए। जब इस इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन अगर कम मात्रा में है तो आप कह दिए इसे डायबिटीज। लेकिन जब इंसुलिन ज्यादा मात्रा में है तो इसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए, जब इंसुलिन का स्राव कम हो उसे तो डायबिटीज से ग्रसित हो जाएंगे, जब इंसुलिन का स्राव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रसित हो जाएंगे। ये था जुड़ा हुआ खंड इंसुलिन से। एक चीज और आपको बता दे, एक होता है बीसीजी, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्षय रोग के उपचार में इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, बच्चों को दिया जाता है आमतौर पे। बीसीजी, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछ लेते हैं एब्रिविएशन के तौर पे। बीसीजी क्या होता है? तो आप कहेंगे बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन ये एक तरह का वैक्सीन है जो क्षय रोग से बचने के लिए दिया जाता है। तो आगे की राह में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बात हो गया होगा।
थोड़ी सी बात हम समसामयिकी कर ले, और समसामयिकी जब करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे खंड को लेके आएंगे। हम आपको बताए थे जब आप समसामयिकी का विषय पढ़ रहे होंगे तो कम से कम महिलाओं पे जरूर नजर रखें, क्योंकि महिला का आरक्षण हर एक जगह है और हम लोग और आपको भी महिलाओं का आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो ही जाता है। इसीलिए महिलाएं फर्स्ट तो रहती हैं। अब यहाँ भी उस फर्स्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है या पहली महिला महानिदेशक जो बनी है, धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है जिसका नाम है धृति बनर्जी। धृति बनर्जी याद रखेंगे आप लोग। दूसरी, WTO की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नागोजी ओंकोजा-इवेला। थोड़ा सा कठिन नाम तो है लेकिन एक बार आप देखेंगे, नागोजी ओंकोजी-इवेला, नागोजी ओंकोजी-इवेला याद रखेंगे। WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो दो चीज तो आपको याद हो गया होगा। पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान में, डॉक्टर सारा गिल। ये भी समसामयिक का एक मुद्दा है तो आपको याद रखना होगा। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो है उसका नाम है डॉक्टर सारा गिल। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और अंत में बात करेंगे। यूएई की पहली अंतरिक्ष यात्री जो बनी है उसका नाम है यूएई की पहली अंतरिक्ष यात्री जो बनी है उसका नाम है, आपको बहुत अच्छा नाम है, नोरा अल मातुरसी, जो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो हम महिलाओं के साथ आए थे और हम अपनी कक्षा को आज अंतिम रूप दे दिए। मुझे आशा है आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर इसमें भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपके जो आस्क है, जो डाउट है, उस डाउट को हम बेशक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ वीडियो के सीरीज़ को देखें, वीडियो 1, 2, 3 इस तरह से देखें। आप जब अंत में जब वीडियो 7 पे आके देखेंगे तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो वीडियो 1 से देखते आएंगे। तो हम आपसे फिर से ये गुजारिश करेंगे कि आप कहीं से वीडियो मत देखिए, वीडियो को शुरू से देखिए और उसका एक नोट्स बनाते चले जाइए। अगर नोट्स बनाने का इच्छा नहीं है तो हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। आप रिसर्च ग्रुप ऑफ BPSC से टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे, या आप 8789221523 से जुड़ के भी आपको इन नोट्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो डाउट है उसे हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी से अपने क्लास को अंत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करने का जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।